हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्न की इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आए हैं अपना यूपीपी और जीडी का प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान के आगे के क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए कथनों में से कौन सा, ठीक है ये ले लेते हैं हम लोग, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। गलत भैया। अम्ल जो होता है वो नीले को लाल करता है, लाल को नीला नहीं करता है। अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं। गलत। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, कड़वे नहीं होते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो दोनों आपके गलत हैं। तो ना तो मैं और ना ही द्वितीय, यानी ना ही पहला ना ही द्वितीय, ये आपका सही हो जाए। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना ही पहला ना ही द्वितीय। ठीक है, क्योंकि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। ये दोनों गुण जो दिए गए हैं, ये आपके क्षार के दोनों गुण दिए हैं। किसके दिए गए हैं? क्षार के दोनों गुण दिए गए हैं। ठीक है, क्षार जो होता है वह जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। तो ये आपका क्षार का दिया गया है। ठीक है, इसलिए जो है ना तो पहला और ना ही दूसरा। अगला देखिए, उस तत्व की पहचान करें जो अर्धधातु नहीं है। इसमें से कौन सा अर्धधातु नहीं है? सीजियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, हरताल यानी आर्सेनिक। ये आर्सेनिक है, ठीक है ना, आर्सेनिक। इसमें कौन सा अर्धधातु नहीं है? तो मैंने बताया आवर्त सारणी में जो है आपके अर्ध यानी मेटलॉयड की बात कर रहा, सेमी मेटल मतलब मेटलॉयड, मेटलॉयड की बात कर रहा है। तो मेटलॉयड वह होते हैं जिसमें धातु और अधातु के दोनों के गुण होते हैं, उसे हम बोलते हैं सेमी मेटल यानी अर्धधातु बोलते हैं। जिनमें कौन कौन आता है? जिसमें आता है जर्मनी, हाँ, जर्मेनियम आता है, सिलिकॉन आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है और बिस्मथ आता है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टेलुरियम आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बिस्मथ, टेलुरियम, पोलोनियम, पीओ आपका हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके होते हैं अर्ध चालक, आपके होते हैं अर्ध धातु आपके कहलाते हैं। तो इसमें आपका जर्मेनियम भी आ गया, सिलिकॉन भी आ गया और हर आर्सेनिक भी आ गया ये। ठीक है, आर्सेनिक आपका हो जाएगा एएस, ये आपका आर्सेनिक हो जाएगा। तो ये तीनों आ जाते हैं। सीजियम इसमें नहीं आता है। तो प्रश्न अनुसार जो आपका आंसर हो जाएगा, ये जो सीजियम है इसके अंतर्गत नहीं आता, बाकी ये सब आते हैं। जर्मोनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टेलुरियम, पोलोनियम, ये आपके सेमीकंडक्टर या जो है अर्धधातु के अंतर्गत आते हैं। कह रहा कौन सा नहीं आता है? तो सीजियम नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जिगजैग फॉर्मेट में, जिगजैग फॉर्मेट में आपके पीरियोडिक टेबल में होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सीसा कापर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनाते हैं? सीसा यानी लेड, सीसा का मतलब हो गया लेड। कॉपर क्लोराइड CuCl2 के साथ अभिक्रिया कराओगे, ठीक है, तो आपका बन जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसको हटा देगा यहां से, तो बन जाएगा Pb, ये बन जाएगा PbCl2 बन जाएगा, PbCl2 बन जाएगा और Cu आपका अलग हो जाएगा, PbCl2 बन जाएगा। तो और कॉपर अलग हो जाएगा। तो आपका आंसर सही हो जाएगा लेड क्लोराइड और तांबा। लेड क्लोराइड और तांबा आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न अनुसार लेड क्लोराइड एंड कॉपर ये बनेगा। तो आपका जब आप शीशे का कराएंगे कॉपर क्लोराइड से, PbCl2 बन जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक है? ठीक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा यानी गुड कंडक्टर सबसे अच्छा कौन सा है? ऑप्शन में है सोडियम, ठीक है, सोना यानी कि हो जाएगा और हम Au, चांदी, चांदी यानी Ag और लोहा यानी कि Fe।
तो पूछ रहा है कि कौन भैया सबसे अच्छा विद्युत या ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक है। तो जो ऊष्मा का संवाहक जो पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा चांदी, यानी कि सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट कंडक्टर जो आपका हो जाएगा सिल्वर हो जाएगा। सिल्वर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद हो जाएगा गोल्ड। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, फिर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम के बाद फिर आएगा कॉपर। ठीक है, ये आपका तो ये सबसे सुचालक है। फिर गोल्ड हो गया, फिर एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा निकल हो जाएगा, फिर जिंक हो जाएगा, ऐसे चला जाता है। ठीक, आयरन निकल जिंक चला जाएगा, ऐसे ऐसे होते हो। ठीक है, ये आपका आयरन हो गया। सिंबल मैंने आपको बता ही दिया है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। एक कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या इस प्रकार दी जाती है, n कक्ष संख्या। एक कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस प्रकार, जिसका सूत्र होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है भैया 2n²। तो ये आपका नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये शेल होते हैं। ठीक है, पहला कोष, दूसरा कोष, ऐसे ऐसे कोष बने होते हैं। ठीक है, तो अगर हम रखे n इक्वल टू, हमने क्या रखा 1 रखा, तो हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर, तो हमारा आएगा 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 × 1 आ गया 2। तो पहले कोष में आपका हो जाएगा, पहले कोष में आपके हो जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर रख दीजिए n इक्वल टू, मैंने रख दिया क्या 2 रख दीजिए। तो 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2, यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4 यानी कितना आ जाएगा 8, तो 8 हो जाएगा। तो आप इसमें रख दीजिए 8 रख दीजिए गले में, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। फिर अगले में आ जाइए, अगले में देखिए, फिर रख दीजिए n इक्वल टू 3 रख दिया जाए, तो 2n², यानी कि फार्मूला होता है ये, n की वैल्यू हमने रख दी क्या 3, तो हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। अगले वाले में कितना आ जाएगा 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये आ जाएगा आपका तीसरे वाले में आ जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे आपका बनता चला। तो आपका आ जाएगा, पहले में आ गया 2, फिर आएगा 8, फिर आएगा 18, फिर आएगा, रखोगे अगर 4, तो 4 दूनी 4 चौक 16 दूनी 32 आ जाएगा। तो ये इसका क्रम चलता जाएगा, पहले में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। तो सूत्र कौन सा लगा 2n², यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का नाम लिखें। सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो फुल फार्मूला था SiO2, ये होता है सिलिका डाइऑक्साइड होता है। इसे कास्टिक चूना यानी का सूत्र होता है NaOH। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4.12H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आपका क्वार्ट्ज का फार्मूला होता है SiO2, सिलिका को हम SiO2 कहते हैं। और सफेद विट्राल होता है भैया ZnSO4.7H2O, ये हो गया सफेद विट्राल। तो सफेद विट्राल का सूत्र ये हो गया, क्वार्ट्ज का ये हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये हो गया, सोडियम कास्टिक चूना तो आपका Na स्लैग लाइम, एक मिनट हो जाए, स्लैग लाइम कह रहा है, एक मिनट। तो कास्टिक चूना स्लैग लाइम कह रहा है, तो उसका होता है CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है ना, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा वहां पे। तो ये आपके सूत्र हो गए हैं, सबके इस्तेमाल मैं बता चुका हूं। सिलिका ग्लास बनाने के लिए, कांच बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिलिका जो होता है, जो आपके बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और सिलिका जो होता है सीमेंट बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिए सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्वार्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पे आपका सही है। अगला क्वेश्चन, लेंथेनाइड कितने तत्व की एक श्रृंखला है। लेंथेनाइड, तो लेंथेनाइड सीरीज होती है और एक्टिनाइड सीरीज होती है। लेंथेनाइड जो होता है भैया एफ ब्लॉक में आता है। लेंथेनाइड जो होता है किसमें आता है, एफ ब्लॉक में। एक होता है लेंथेनाइड, एक होता है एक्टिनाइड सीरीज। तो इसमें जो एलिमेंट स्टार्ट होते हैं 57 से लेकर के 71 तक होते हैं, 57 से 71। तो 57 59 60, 4 3 4 इधर, 1 इधर, 5 और 10, यानी टोटल कितने हो गए एलिमेंट 15। अब 15 कहाँ आ रहा है,
15 आपका आ रहा है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। लेंथेनाइड के जो एलिमेंट होते हैं ब्लैक में आता है, इनकी प्रॉपर्टी और जो इनके गुण होते हैं ये समान होते हैं। एलिमेंट इसके 57 से लेकर के 71 तक के तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, टोटल 15 आएंगे, जोड़ लीजिएगा 57 से 71 तक। अगला क्वेश्चन, प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, प्रोपीन का, प्रोपाइन, सॉरी प्रोपाइन का पूछ रहा भैया, प्रोपाइन है ये, प्रोपाइन, ठीक है, गड़बड़ ना हो, प्रोपाइन। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए क्या होता है, समझिए, पहले सब समझ लीजिए। अल्केन, अल्कीन, अल्केन, अल्कीन और एक होता है अल्काइन। ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्काइन। अब अल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2। अल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और अल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। इस अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको याद रखना है। ये आपका हो गया अल्केन का सूत्र, ये हो गया अल्कीन का सूत्र, ये हो गया अल्काइन का सूत्र। ठीक है, अब कह रहा प्रोपाइन, प्रोपाइन बोल रहा है, तो एक कार्बन होता है, एक कार्बन है तो लगता है वहां पे है मेथ, मेथ लगता है। दो कार्बन होता है तो वहां पे लगता है एथ, और तीन कार्बन होता है तो वहां लगता है प्रोप, प्रोप लगता है। ठीक है, क्या लगता है, हिंदी में लिख दे रहा हूं। ठीक है, इस एक कार्बन में लगेगा मेथ, दो में लगेगा एथ, तीन में लगेगा प्रॉप, प्रॉप, चार में लगेगा ब्यूट, ब्यूट। ठीक है, पांच में लगेगा, पांच कार्बन तो लगेगा पेंट, ऐसे होता जाएगा। छह में लगेगा हेक्स, सात में लगेगा हेप्ट, आठ में लगेगा एक्ट, ऑक्ट सॉरी, नौ में लगेगा नन और 10 में लगेगा डेके। तो अब पूछ रहा है आपसे प्रॉप, प्रॉप मतलब हो गया ये सी कार्बन 3, तो हमारा प्रॉप हो गया, तो प्रोपाइन हो रहा है, तो यानी हो जाएगा प्रोपाइन बोल रहा है, प्रोपाइन, तो इसमें आ जाएगा C3, C3। अब C3 किस में आ रहा है, C3 आ रहा है, तो ये देखो C3, अब यहाँ पुट कर दो, यानी कार्बन 3 पुट कर दो यहाँ पे, तो यहीं पे रख दे रहा हूँ इसमें, तो C3H2 × 3 - 2, तो C3H 2 3 जा 6 - 2, C3H4, 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 C3H4 ए ऑप्शन में आ रहा है। तो ये मैंने बताया है, ये आप इस सूत्र में रख करके निकाल सकते हैं अल्कीन का, अल्काइन का। एन की जगह पे मैंने रखा 3 क्योंकि कह रहा था प्रॉप, तो 3 रखा कार्बन की जगह पे। H2 3 जा 6 - 2, 6 - 2 आ गया 4, C3H4, यानी ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्लू विट्राल का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम लिखिए। देखो ब्लू विट्राल, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, गंधक का तेजाब, जिंक सल्फेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल मैं बहुत बार बता चुका हूं। कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट इसको होता है CuSO4.5H2O। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4 होता है, और जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4.7H2O। तो पूछ रहा है आपसे ब्लू विट्रॉल, तो ब्लू विट्रॉल का जो सूत्र होता है ये होता है, यानी कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रॉल कहते हैं, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल कहा जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। हिंदी में नीला थोथा, नीला थोथा भी उसको कहा जाता है, याद रखिएगा, नीला थोथा। ठीक है, व्हाइट विट्रॉल की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा आपका ये व्हाइट विट्रॉल, इसे कहेंगे। इस जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं, इसको व्हाइट विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल कहा जाता है इसको। ठीक है, ठीक है, उसके बाद होता है वो जेड Fe, सॉरी FeSO4 को ये
FeSO4.5H2O, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल बोला जाता है इसको, ग्रीन विट्रॉल। FeSO4.5H2 ग्रीन विट्रॉल। ZnSO4 7H2 को व्हाइट विट्रॉल। CuSO4.5H2 को ब्लू विट्रॉल यानी कि नीला थोथा कहा जाता है। ठीक है ना। तो प्रश्न उत्तर बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, उस तत्व को पहचानना जो तीसरे आवर्त सारणी से संबंधित है। जो तीसरे आवर्त सारणी, वह उस तत्व की पहचान जो तीसरे आवर्त से संबंधित है। तीसरे आवर्त से संबंधित है। तो तीसरे आवर्त में जो एलिमेंट आते हैं वो 11 से लेकर परमाणु क्रमांक 11 से लेकर के 18 तक एलिमेंट आते हैं। तो 11 से 18 में कौन कौन आता है भैया? आपका आएगा सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम आएगा। ठीक है, एल्युमिनियम आ गया। उसके बाद आपका फास्फोरस है, ठीक है, सिलिकॉन है। उसके बाद आपका आ जाएगा फास्फोरस हो गया। उसके बाद सल्फर आ जाएगा। सल्फर के बाद आपका आ जाएगा क्लोरीन आ जाएगा। फिर आपका आर्गन आ जाएगा। ठीक है, ये सब एलिमेंट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सोडियम 11 से 18, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब आते हैं। कौन से? तीसरे आवर्त में आते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो पूछा कौन सा तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है? तो सिलिकॉन हो चुका है, आर्गन आ रहा है, सिलिकॉन ये आ गया भैया, आर्गन ये आ गया, आर्गन भी मिल गया हमको, फास्फोरस यानी पी भी मिल गया हमको। कौन सा नहीं है? ब्रोमीन। ब्रोमीन नहीं है, तो इसका कौन सा नहीं है? ब्रोमीन नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपके थर्ड पीरियड में एलिमेंट आते हैं, तीसरे आवर्त में आते हैं। तो यह है कौन सा नहीं है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अगला, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आमतौर पर कहां रखा जाता है? एस्प्रिन, सूखी बर्फ, कॉल्ड एस, सूखी बर्फ कहा जाता है इसको। CO2, सॉलिड CO2 से बोलते हैं, ड्राई आइस, सॉलिड CO2 या ड्राई आइस या सूखी बर्फ कहा जाता है CO2 को। टेबल शुगर और खारा पानी, तो टेबल शुगर यानी कि वही ग्लूकोज का कहेंगे। ठीक है, और खारा पानी जो हमारा हो जाएगा, हैवी वाटर जो होता है वो होता है D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। D2O ड्यूट्रियम ऑक्साइड खारा पानी होता है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है। ठीक है ना। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम जो है न्यूक्लियर भट्टी में मंदक के रूप में करते हैं। मंदक के रूप में करते हैं, के रूप में, मंदक रूप मतलब मॉडरेटर, मॉडरेटर के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में D2O का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सूखी बर्फ जो होता है ड्राई CO2 को हम सूखी बर्फ कहते हैं। सॉलिड CO2 कहें, सॉलिड CO2 कहो, ड्राई CO2 कहो, सूखी बर्फ कहो, एक ही बात है। इसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं, वह जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, कंटेनर होता है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, तो उसको ठंडा रखने का जो काम करते हैं, तो वहां पे ड्राई CO2 का इस्तेमाल करते हैं। हमारे रेफ्रिजरेटर में भी जो होते हैं उसमें भी ड्राई CO2 रखी जाती है, गैस वहां पे रखी जाती है जो ठंडे रखने का काम करती है। तो इसका ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। तेल का वनस्पति में रूपांतरण कहलाता है संरक्षण, एक रूपता, हाइड्रोजनीकरण या पास्चुराइजेशन, या फिर क्या कहते हैं इसको? पास्चुराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो तेल का वनस्पति के रूप में रूपांतरण जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा हाइड्रोजिनेशन। क्या कहलाता है? हाइड्रोजनेशन। यानी कि जब हम जो है अल्कीन का या अल्काइन का हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, वनस्पति घी या तेल जो बनता है उस अभिक्रिया को हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं निकल के ब्लेंड में। तो ये मान लीजिए ऐसे रिएक्शन दिखा देते हैं, ये हमारा अल्कीन है और इसकी रिएक्शन में हाइड्रोजन कर दी, निकल की उपस्थिति में कर दी। एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक यहाँ बन जाएगा, ये बन गया CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। तो अल्कीन से अल्काइन बना दिया गया। निकल यहाँ पे कैटलिस्ट है। ठीक है, कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये बन गया। तो ये हाइड्रोजन से जो कराया तो इसे कहा गया हाइड्रोजनीकरण कहा गया, इसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाएगा। ठीक है ना। पास्चुराइजेशन क्या होता है? तो पास्चुराइजेशन वह तकनीक होती है जिसमें हम दूध को
या क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे उबालते हैं और उसी में ठंडा करते हैं, ठंडा तेज ठंडा करते हैं, जिससे जो दूध को खराब करने जो वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और दूध खराब नहीं होता है, वो पास्चुराइजेशन तकनीक होती है। होमोजिनाइजेशन मतलब कि एक रूपता, यानी कि सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस के फॉर्म में जो होता है, ठीक है, वो हमारा होता है। प्रिजर्वेशन यानी कि फूड को प्रिजर्व करना, ठीक है, फूड को यानी जो खाने के पदार्थ होते हैं उन्हें प्रिजर्व करना की जो पद्धति होती है उसे संचरण कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि जो है खाने में, जो खाने को हम क्या करें, उबाल दें, तो एक उबाले नहीं, गर्म कर दें, खाना खाया गर्म करके रख दिया तो शाम को फिर खा सकते हैं, ठीक है, या ठंडा फ्रिज में लगा दीजिए, तो वो जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेशन। सिरका मिला दीजिए उसमें जो है तो अचार वगैरह खराब नहीं होता, तो वही प्रिजर्वेशन तकनीकी है, ठीक है, तो इससे क्या कहें, संचरण कहा जाएगा इसको, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजनेशन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें जोड़ना या हटाना शामिल होता है, जोड़ना या हटाना शामिल होता है, कमी कहलाती है। विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ और रिमूवल ऑफ इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन कह रहा है, तो इसमें ये हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उससे हम क्या कहेंगे, इसे कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन मतलब है उल्टा, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना, वो कहलाता है हम अपचरण, और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना वो कहलाता है ऑक्सीकरण। तो ये आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे जो होगा, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, जुड़ेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा, तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन का यहाँ मतलब जो है वो अपचयन से है, ठीक है, जिसका मतलब किससे है, अपचयन से है, ठीक। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। अगला क्वेश्चन, गैस के एक मोल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, एक मोल के गैस के लिए कौन सा समीकरण सही है, तो एक मोल के गैस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपका जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा ये V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 एट कांस्टेंट निरंतर दाब, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब दाब नियतांक रहे, दाब कांस्टेंट है, तो कौन सा लॉ, बॉयल लॉ, कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम कहता है कि जब जो है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली, यानी जो आयतन है वो तापमान के क्रमानुपाती होगा, ठीक है ना, समानुपाती या क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर आयतन बढ़ेगा तापमान बढ़ाओगे, आयतन बढ़ेगा तापमान घटाओगे तो आयतन घटेगा V। तो इसका इधर आएगा तो हो जाएगा, बनेगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 वाला सूत्र बनेगा। तो ऐसा कहाँ बन रहा है इसमें, तो ये बॉयल का नियम कहता है कि जब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर नियतांक है निरंतर, तो वहां पे V1 अपॉन ये बनेगा V ये अपॉन T, तो हमारा बन जाएगा V बाई T इक्वल टू K बन जाएगा सूत्र, और हमारा बन जाए इधर से निकाल V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये सूत्र यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये किसके ने बताया, बॉयल्स ने बताया, बॉयल के नियम के अनुसार ऐसा है। तो आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा ये सी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, खमीर और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएं, यानी कि ईस्ट की रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराए तो क्या बनेगा, तो ईस्ट की रिएक्शन जब आप खमीर की रिएक्शन कराते हैं किससे, हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 से कराते हैं, तो इसमें कौन सी गैस निकलेगी, तो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। तो ऑप्शन जो आपका ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड बता चुका हूँ पिछली क्लास में, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है ये आपका
ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के लिए। इसका हम ईंधन के रूप में सबमरीन में और जो आपके क्या कहते हैं फाइटर प्लेन होते हैं उनके ईंधन के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया को परफॉर्म करते हैं। आवर्त सारणी में 17वें समूह पर स्थित है बोरॉन, हैलोजन, कैलोजन, उत्कृष्ट गैस। तो आवर्त 17वें समूह पर 17वें ग्रुप में कौन से हैं, तो भी बता चुका हूं 17 ग्रुप में कौन सा आता है, हैलोजन आता है। हैलोजन जो होता है 17 ग्रुप में आपके 17वां जो ग्रुप है उसमें कौन आता है, 17वें ग्रुप यानी 17वें समूह में कौन आता है, हैलोजन आता है। हैलोजन में कौन कौन है भैया, तो हैलोजन के अंदर कौन कौन आते हैं, तो हैलोजन के अंदर आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये आते हैं आपके 17 ग्रुप में आते हैं। ये सब -1 की संयोजकता को दिखाते हैं। ये जो है ठीक है बहुत ज्यादा जो है वह ये अधातु होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, अधातु है और रिएक्टिव भी होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फ्लोरीन को ये और -1 की वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, -1 की वैलेंसी दिखाते हैं। ठीक है ना। हैलोजन, चैलोजन जो होते हैं, चैल्कोजन जिसको कहा था, चैल्कोजन जो होता है 16 ग्रुप को कहा जाता है, 16 ग्रुप को चैलोजन कहा जाता है। ये ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम, पोलोनियम, ये आते हैं चैलोजन में आते हैं। याद ना, काल्कोजन कहा जाता है इसको। ठीक है, काल्कोजन जो होते हैं 16 ग्रुप के एलिमेंट कहा जाता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टोल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस, तो ये आपका 18 ग्रुप हो जाता है। 18वां ग्रुप जो होता है वो नोबेल, 18वां समूह जो होता है नोबेल गैस का। इसमें कौन आएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, आरन, ये गैस आपकी आती है नोबेल गैस में। अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैस होती है, इसको उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस बोलते हैं, जो वातावरण में किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, बोरॉन अलग हो गया, बोरॉन फैमिली से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो प्रश्न के अनुसार सही ऑप्शन आपका है वो आपका है हैलोजन, 17वां है और आपका हैलोजन सही है। ठीक है, ये कैलोजन मत कर देना, हैलोजन ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हमारा केमिस्ट्री का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो था ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने इसमें 5 साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं लेटेस्ट के रासायनिक विज्ञान के, वो टॉपिक हमने अपने खत्म कर लिए हैं। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट जो है जो हमारा साइंस का है बायो या फिजिक्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक इसको आप रिवाइज करिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद क्लास।